होती है। तो ऐसा क्यों है कि प्रेगनेंसी में भी थायराइड वाले को प्रॉब्लम होती है? जब थायराइड बढ़ेगा हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी। और मैंने अभी आपको बताया भी कि इसके कारण या तो मोटापा बहुत बढ़ने लगता है, हाँ। या वज़न बहुत तेज़ी से हमारा कम होने लगता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा हमारे पीरियड डिस्टर्ब निश्चित रूप से रहेंगे। और हमारे पीरियड डिस्टर्ब होंगे तो आप ये मानो कि कंसीव होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। क्या थायराइड हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर का कारण बन सकता है? और आपको मैं एक बात कहता हूँ, जब भी किसी को कोई बीमारी हो, एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ अमृत भोज का। अमृत भोज पहले ऋषि मुनि इसको बहुत करते थे। जी। इस अमृत भोज में 15 ग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम हरिद्वार में डॉक्टर दीपक कुमार जी से बात करेंगे थायराइड के बारे में कि कैसे आप घर बैठे बैठे आयुर्वेद से अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, थायराइड आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को अब ये होने लगा है और लोग इससे काफ़ी परेशान भी हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि थायराइड वास्तव में है क्या? हिमांशु जी, हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं अवटु ग्रंथि, और मॉडर्न साइंस में इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और जब इसके अंदर से सिक्रेशंस कम या बहुत ज़्यादा होने लगे तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। ये दो प्रकार का है, एक हाइपो जिसमें वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और दूसरा हाइपर जिसमें वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगता है। ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी बहुत थोड़ी ही मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके डिस्टर्बेंस होने से हमारा सबसे पहले पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने के बाद या तो भूख बहुत बढ़ जाएगी या भूख बहुत कम हो जाएगी। हमारा डेवलपमेंट बहुत कम हो जाएगा, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगेंगे, आई साइट पर फ़र्क पड़ता है, हमारी पल्पिटेशन घबराहट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, हमारी पल्स बहुत बढ़ने लगती हैं। और लेडीज़ में अक्सर ये बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक कर रही है। इस बीमारी में या तो कंसीव होगा नहीं, होगा तो डिस्टर्बेंस होने के चांस रहेंगे, मिसकैरेज होने के चांस रहेंगे। यदि मिसकैरेज नहीं हुआ तो बच्चा विकलांग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इस बीमारी में पैरों में सूजन आना, गायनिक ट्रबल होना, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा पीरियड बढ़ जाना, पीरियड ना रुकना, ये इसके मुख्य कारण है। और लेडीज़ में अक्सर यह बीमारी 40-42 के बाद बहुत तेज़ी से क्लिक हो रही है। सर, ऐसा क्यों है कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है थायराइड? इसके बहुत बड़े कारण हैं जंक फूड, खटाई का सेवन बहुत ज़्यादा होना। हिमांशु जी, मैं 91 से लगातार क्लिनिक पे बैठ रहा हूँ, और तब यदा कदा हमारे पास इसके पेशेंट आते थे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि अब इसके पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ गए। इसका एक कारण बहुत ज़्यादा खटाई का प्रयोग, सिरका, सॉस इत्यादि हम बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। पहले हमारा खाना बड़ा सात्विक था, और सही बात तो ये है कि जब से हम सेंधा नमक हमने छोड़ा है और हमने आयोडाइज नमक लिया, हमारा घेंगा रोग तो कम हुआ, लेकिन इस तरह की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। सर, आपने कहा कि 40 के बाद पेशेंट बढ़ते हैं थायराइड के ज़्यादा, उसके बाद असर ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या 40 से कम के पेशेंट को भी थायराइड होता है? हिमांशु जी, ये बड़े दुख की बात है, आज की डेट में मेरे पास 10-10, 8-8 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनको भी थायराइड बहुत ज़्यादा है। और यह बीमारी देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और इस बीमारी में वैसे तो बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन इसके विकृत रूप बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थायराइड कौन कौन सी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है? क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि थायराइड के पेशेंट या तो पतले हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, ज़्यादातर मोटे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी थायराइड और भी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी मेजर बीमारियां हैं जो थायराइड के कारण उस पेशेंट को हो सकती है? एक तो ये फर्टिलिटी ख़त्म करती है जी। दूसरा, पीसीओडी की दिक्कत जिन लड़कियों में, औरतों में ज़्यादा होती है, उनमें अक्सर देखा गया थायराइड बहुत तेज़ी से क्लिक करता है। दूसरा, इसके कारण हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर कम हो जाती है। और जिन लोगों को थायराइड हुआ
तो ये मान के चलो कि वो अर्थराइटिस की ओर बढ़ गए। उनको तेज़ी से दर्द क्लिक करने लगते हैं। और इसके अलावा सर आप कह रहे थे कि कंसीव करने में, यानी जो प्रेग्नेंट होती है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा क्यों है कि प्रेगनेंसी में भी थायराइड वाले को प्रॉब्लम होती है? जब थायराइड बढ़ेगा हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे जी। और मैंने अभी आपको बताया भी कि इसके कारण या तो मोटापा बहुत बढ़ने लगता है, हाँ। या वज़न बहुत तेज़ी से हमारा कम होने लगता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा हमारे पीरियड डिस्टर्ब निश्चित रूप से रहेंगे, और हमारे पीरियड डिस्टर्ब होंगे तो आप ये मानो कि कंसीव होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। वैसे सर आपने कुछ सिम्टम्स बताए थे कि सूजन आने लग जाती है, दर्द होने लगता है, आईसाइट, और कौन कौन से सिम्टम्स है आप थोड़ा क्लियरली बताइए जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ अब हमें थायराइड के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले इसमें हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। भूख हमारी अनियंत्रित होने लगती है, या तो भूख बहुत बढ़ जाती है या भूख बहुत कम होने लगती है। चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ जाती है। बाल हमारे बहुत तेज़ी से टूटते हैं। एक तो नॉर्मल वे में है 10-20 बाल टूट गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें बहुत तेज़ी से बाल्डनेस आने लगती है और अक्सर हमारी हड्डियां चीसन करने लगती हैं, दर्द करने लगता है। और जब इस प्रकार के सिम्टम्स हमारे शरीर में क्लिक करें तो ये मान के चलो कि हम थायराइड की ओर जा रहे हैं। सर थायराइड के पेशेंट्स को खांसी भी काफ़ी होती है, तो क्या कारण है थायराइड के पेशेंट को खांसी होने का? मैंने अभी बताया हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसमें डिस्टरबेंस होने से हमारे गले के अंदर खराश होने लगती है, और जब भी खराश होगी तो ये मान के चलो कि खांसी सबसे पहले आएगी। और खांसी में एक आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध चूर्ण है सीतोप्लादी चूर्ण। ये थायराइड ग्लैंड में भी थोड़ा काम करता है। सी यानी कि मिश्री, तो यानी कि तवासीर जिसको कहते हैं बंसलोचन, पे यानी कि पीपली, ला माने इलायची, इलायची को कहते हैं इलायची, और दी यानी कि दाल चीनी। 16, 8, 4, 2, 1 ये इसका रेशो है। इस रेशो में यदि हम बनाएं तो बनती है हमारी सीतोप्लादी चूर्ण। लेकिन सीतोप्लादी चूर्ण आज के समय में कुछ लोगों को इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इसका बंसलोचन लोग अच्छा यूज़ नहीं करते। असली बंसलोचन 1500-1600 रुपये किलो है, और जो नकली बंसलोचन है जो कैल्शियम सिलिकेट के नाम से मिलता है मार्केट में वो 100-125 रुपये किलो है। तो अधिकतर लोग कैल्शियम सिलिकेट यूज़ करते हैं। टेस्टिंग में तो एक बार को हमारा आ गया, लेकिन असल ही है, नकल ही है। तो जो बंसलोचन असली काम करेगा नीले वाला, वो कैल्शियम सिलिकेट बिल्कुल नहीं करेगा। तो यदि हम असली चीज़ ही इस्तेमाल करें किसी अच्छी फार्मेसी की, प्रमाणिक फार्मेसी के लिए, या हम इसको खुद भी बना सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि थायराइड के पेशेंट को जो खांसी होती है उसके लिए वो जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी जो मिल रहा है वो अज्ञानता के अभाव, यानी नॉलेज उसको नहीं है, अवेयर नहीं है, इस वजह से वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है जो डुप्लीकेट है जी, जिस वजह से उसकी प्रॉब्लम ठीक तो नहीं होती और बढ़ जाती है। जी सर और कौन कौन सी प्रॉब्लम थायराइड के पेशेंट को हो सकती है? जैसा आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप जनरली उनमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनमें? बॉडी का डेवलपमेंट जो बच्चों में देखा जा रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाता है। या तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे या बहुत वहीं की वहीं विकास रुक जाएगा, मोटापे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो अगर मोटापा तेज़ी से आ रहा है तो ये मान के चलो कि सारी ही हमारी बीमारी जितनी भी और हैं वो भी हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। मोटापा बढ़ेगा, अर्थराइटिस बढ़ेगी, कब्ज़ बढ़ेगा, कब्ज़ बढ़ा तो पाइल्स होने के चांस बने, पाइल्स हुई तो आदमी बैठने से, उठने से, चलने से लाचार हुआ। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमको खाने पीने में जो हमारा जंक फूड है उससे बहुत बचना चाहिए। इस जंक फूड के कारण हमारा शरीर जंक से भरपूर हो रहा है, और आपने देखा होगा हमारे खाने की विधि भी ठीक नहीं है। चाइनीज़ लोग देखें तो आप सीख से वो जंक फूड का सेवन करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनकी सलाइवा के थ्रू जाता है। हम लोग उसको भरपेट खाते हैं और चमचे में उसको भर भर के खाते हैं। दूसरा, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, हमारी एक्सरसाइज बहुत कम है। हम यदि इस तरह का कुछ भोजन करें तो हमको अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए प्रातःकाल कम से कम 1 घंटा या सायंकाल 1 घंटा जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
एक्सरसाइज ना कर सकें तो हमको हल्की फुल्की व्यायाम जैसे कि वॉकिंग या जॉगिंग हमको ज़रूर करनी चाहिए। सर अगर ये सब कुछ खान पान से है तो थायराइड के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? थायराइड में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं, जैसे कि शतावरी। जी, शतावरी का चूर्ण हम ले लें या शतावरी घनवटी ले लें। शतावर का घन खाने में ईजी है। इसको हम 2-2 गोली 2 बार ले लें। चूर्ण 1-1 चम्मच 2 बार दूध के साथ ले लें। और शतावर में एक खासियत और भी है, यदि किसी महिला की डिलीवरी हुई हो और उसको दूध प्रॉपर ना उतरता हो, उसमें शतावर अमृत तुल्य कार्य करती है। यदि हम 1-1 चम्मच दूध के साथ लेने लगें तो दूध लेडीज़ के अंदर बनने लगता है। दूसरा एक है सहंजन। सहंजन की फली भी इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। तीसरा एक कांचनार का पेड़ आपने देखा होगा, पहले कांचनार पे फली भी लोग खाते थे। इसकी छाल यदि हम 10 ग्राम 1 गिलास पानी में खूब उबाल लें और छान कर उसको सेवन करें तो हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। किसी भी प्रकार का, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, उसमें बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सर थायराइड के पेशेंट कौन से फल और कौन सी सब्जियां खा सकते हैं? जिस चीज़ को खाने के बाद हमारा गला खराब होने के चांस हों, हमको उस चीज़ से बचना चाहिए। जैसे फ्रिज का पानी, खट्टी दही, अचार, सॉस और साथ ही साथ सिरका, इसमें जहर का काम करता है। हमको इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। बाकी सिट्रस फल जैसे कि नींबू, मौसमी, इसमें लाभ करती हैं, हमको लेना चाहिए। और मैंने अभी कांचनार और सहंजन के बारे में बताया, हमें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और सर जैसा आपने कहा कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खट्टी दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर वही दही खट्टी ना हो लेकिन फ्रिज से निकाली हुई ठंडी हो तो क्या वो नुकसान देगी? फ्रिज की दही हमेशा नुकसान करेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमको फ्रिज का कोई भी चीज़ उसी फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए। और ताज़ी दही यदि हम लें तो हमको अच्छा लाभ करती है। और फ्रिज की रखी हुई दही ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमारे गले को वैसे भी पकड़ती है। तो फ्रिज की दही को हम नॉर्मल करने के बाद खा सकते हैं? जी। क्या थायराइड हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर का कारण बन सकता है? हमारा एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है जी। अब थायराइड में डिस्टरबेंस आया, मैंने आपको बताया मोटापा तेज़ी से बढ़ा, तो सब बीमारियों की जड़ तो एक मोटापा भी है। यदि मोटापा बढ़ेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट पे असर उसका आना लाजमी है। और इसका असर हमारे किडनी के ऊपर भी पड़ेगा, किडनी के फंक्शन वीक होंगे। और इसमें जब किडनी के फंक्शन वीक होंगे तो हमारा बीपी शूट अप करेगा, पेशाब प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी के टॉक्सिन्स पूरे पास आउट नहीं होंगे। तो एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। सर जिस लाइफ स्टाइल के बारे में आप बता रहे हैं, अब लोग अगर सुनेंगे तो वो खुद से ही डॉक्टर बनने लग जाएंगे, तो क्या बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे इन सब चीज़ों को फॉलो करना सही रहेगा, या फिर प्रॉपरली डॉक्टर से बात करके ही कंसल्ट करें? जैसा आपने कुछ चूरन बताए हैं, सब्जियां बताई हैं, तो हर इंसान की बॉडी के हिसाब से डाइट अलग होती है। जब तक पता नहीं चले कितना डायग्नोज हुआ है तब तक कुछ चीज़ें लेना गलत है। तो क्या आपकी बातें सुन के तुरंत मान लें, या फिर डॉक्टर से डायग्नोज कराने के बाद इन चीज़ों को फिर फॉलो करें? वैसे हमारे शरीर में कोई भी विकृति आए जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। लेकिन फल हो, सब्जी हो, साग हो, ये इनका कोई दोष नहीं है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनको सेवन कर सकता है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी। हिमांशु जी, हमारे को भगवान ने बहुत चीज़ें बड़ी सिमिलर दी हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, खीरा ककड़ी है जी, उनकी शेप हमारी बिल्कुल आंत जैसी है। हाँ, हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छी है। साथ में राजमा, जिसको किडनी बीन्स भी कहते हैं, ये किडनी के लिए बहुत अच्छी है। नींबू, चकोतरा, मौसमी, इनकी बिल्कुल शेप हमारी ब्रेस्ट जैसी है, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती हैं। बादाम की शेप बिल्कुल आँख जैसी है। और यदि कोई व्यक्ति आँख की समस्या है और बादाम को वैसे ही सेवन करता रहे तो काफ़ी उसकी समस्या सॉल्व हो जाती हैं। हेयर्स की बिल्कुल शेप होती है हमारी गाजर की तरह। और हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैरेटिन। कैरेटिन की कमी से बाल सफ़ेद होना या टूटना बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
और कैरेटिन सबसे ज़्यादा है कैरेट में, जिसको कहते हैं गाजर। तो गाजर हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार गले में जो हमारा थायराइड हुआ उसके लिए यष्टि, जिसको मुलहटी भी कहते हैं, इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फायदेमंद है। मुलहटी जिसको यष्टि कहते हैं गले के लिए बहुत फायदेमंद है, गले के साथ साथ हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। सर क्या खाना है ये तो हमने बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता खाना कितना है। क्योंकि अगर सामने खाना पड़ा हो और उनकी पसंद का हो, स्वादिष्ट हो, खाते चले जाते हैं, यहाँ तक भरने तक खा लेते हैं। तो जो थायराइड का पेशेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, कितना खाना चाहिए उसे और कब कब खाना चाहिए? हिमांशु जी, अक्सर एक बात कहते हैं कि पानी हमको ज़्यादा लेना चाहिए और खाना हमेशा भूख से आधा खाना चाहिए। तो जितना हमको भूख हो, हमको हमेशा एक रोटी यदि हम कम खाएंगे तो हमारे शरीर को लगेगा। लेकिन जो भरपेट खाते हैं, आपने देखा होगा लोगों के पेट बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, अक्सर उनको बदहजमी बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी बहुत बनती है। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम खा खा करके तो अपनी बीमारी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद ये कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ ऐसी खाएं कि जो हमारी बीमारी टल जाए। जबकि ऐसा होता नहीं। हमको अपने वाणी पर, अपने खाने पर, अपने पीने पर संयम बरतना चाहिए, नहीं तो हमको कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। सर जनरली दिन में कितने टाइम एक नॉर्मल इंसान या थायराइड का पेशेंट खा सकता है खाना? वैसे तो 3 टाइम कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर उसको फिट एंड फाइन रहना है और अपनी बीमारी को भी कम करना है तो कितने टाइम वो खा सकता है? खाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना खाना चाहिए कि भूख पूरी नॉर्मल रहे और हम एक्सेस उससे बिल्कुल ना खाएं। तो भूख से कम खाना है? भूख से कम खाना है। और सर एक्सरसाइजेस कितनी करनी है? एक्सरसाइज शरीर को निरोग रखने के लिए सबसे अच्छी है। हम कोई भी एक्सरसाइज करें उसका कहीं कोई नुकसान है ही नहीं। और एक्सरसाइज में आपने देखा होगा जितनी भी एक्सरसाइज है, किसी में हाथ काम करता है, किसी में पैर काम करता है, लेकिन यदि हम तेज पैदल चलें तो हमारे हाथ और पैर दोनों चलते हैं। इसलिए कहा भी है, पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियों का भी हो जाता है व्यायाम। सर वैसे तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइजेस पे और डाइट पे, क्योंकि हर इंसान के शरीर के हिसाब से डाइट अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लगभग ये बता देंगे कि हाँ आप ये चीज़ें इस टाइम पर खा सकते हैं और इस टाइम पर ये चीज़ नहीं खानी है। लेकिन मैं आपसे लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो हर बीमारी वाला पेशेंट सुनना चाहता है, कितने टाइम में ये थायराइड की बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि जब हम डॉक्टर से पूछते हैं वो कहते हैं लंबे टाइम तक इलाज चलता है थायराइड का। तो कितने टाइम में जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो ठीक हुए हैं, ये कितने टाइम में नॉर्मल पेशेंट ठीक हो सकता है थायराइड से? हिमांशु जी, एक तो ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है आपको दिक्कत है, इसको आप दवाई चला लो, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारी जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण से हम बचें। मॉडर्न साइंस में बीमारी की दवा है, लेकिन हमारे यहाँ खाली हार्मोनल ट्रीटमेंट कोई नहीं होता। हमारे यहाँ दोषों को बैलेंस करने की दवाइयाँ होती हैं। जो दोष हमारा बिगड़ गया उसको बैलेंस करने की दवाइयाँ हैं। इसमें आदमी के खान पीन और परहेज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि उसका बीमारी कितनी ज़्यादा है। तो 2 से 4, 5, 6 महीने तक इस बीमारी में हमको समय लग जाता है। और आपको मैं एक बात कहता हूँ, जब भी किसी को कोई बीमारी हो, एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ अमृत भोज का। अमृत भोज पहले ऋषि मुनि इसको बहुत करते थे। इस अमृत भोज में 15 ग्राम चना, 10 ग्राम मोठ, 10 ग्राम मूंगफली और 10 ग्राम मूंग की दाल, 8 ग्राम इसमें मसूर और 6 ग्राम काले तिल, इनको ले लें और रात को हम भिगो के रख दें। अगले दिन ये अंकुरित होने लगेंगे। इनमें प्रातःकाल अपने स्वाद के अनुसार हम गाजर, खीरा, ककड़ी, प्याज, शलगम, हींग, लहसुन, सेंधा नमक और काली मिर्च इसको मिलाकर सेवन करें तो हमारे शरीर का धीरे धीरे कल्प होने लगता है। जितने भी दोष हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। और साथ में किसी किसी को 2-3 दिन ये कच्चा भोजन खाने में दिक्कत होती है और 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारी आंतें उसको पचाने लगती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। इस प्रयोग को करके देखें तो मैं कहूँगा ये थायराइड ही नहीं, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर बीमारी हैं उसमें हमको बहुत लाभ मिलने लगता है। सर थायराइड के पेशेंट को
फैट क्या लेना चाहिए? वैसे तो हमारी बॉडी के लिए फैट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन थायराइड के ज़्यादातर पेशेंट मोटे हो जाते हैं, तो दूध भी पीते हैं, वो घी भी खाते हैं, वो तेल भी खाते हैं, और जंक फूड तो आपने मना ही किया है कि वो नहीं खाना चाहिए। तो थायराइड के पेशेंट को फैट के रूप में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? हमारा शरीर हर चीज़ अपने आप बनाने लगता है जी। जिस चीज़ की हमारे शरीर के अंदर कमी हो हमको उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ की अधिकता हो शरीर के अंदर उसको हमको त्याग करना चाहिए। जैसे फैट किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा है तो उसको फैट कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी फैट ज़्यादा डेवलप कर रही है, ज़्यादा बना रही है, तो उसको हमको सीमित मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन थायराइड के जो पेशेंट पतले हैं वो ले सकते हैं जी। इसके अलावा सर, आप पे जितने भी थायराइड के पेशेंट्स आते हैं, आप देखते होंगे कि हर किसी के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो उन थायराइड के पेशेंट की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप क्या सजेशन लोगों को एंड में देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि बीमारी बनने से पहले हमको चेतना चाहिए। जब से ये जंक फूड हमारे देश में आया, आप देख रहे होंगे हार्ट की समस्या, पेट की समस्या, गैस एसिडिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैंने अभी आपसे बताया था 91 से मैं लगातार बैठ रहा हूँ। साल भर में मुश्किल से यदा कदा महीने में 1-2 केस मुश्किल से आते थे, लेकिन अब दिन भर में हमारे पास 5-7 केस थायराइड के आते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको अपने खाने पे कमांड जब तक नहीं करेंगे हम बीमारियों को आमंत्रण करते रहेंगे। हमको खाना पीना सोना बहुत ही संयमित और नियमित करना चाहिए। सर, सारी चीज़ें तो आपने बता दी कि किस किस चीज़ की वजह से थायराइड होता है, कैसे ग्लैंड हमारा ये बिगड़ जाता है तो थायराइड मोटे और पतले लोग हो जाते हैं। लेकिन थायराइड आयोडीन की कमी से भी होता है, और आपने शुरुआत में कहा था हमने सेंधा नमक छोड़ा और आयोडीन नमक अपनाया तो घेंगा रोग तो कम हो गया, लेकिन और बीमारियां हो गई। तो सेंधा नमक के अलावा और किस किस चीज़ से लोगों को प्रॉपरली आयोडीन मिल सकता है ताकि वो थायराइड की प्रॉब्लम से भी बच सके? हिमांशु जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अब पैरामीटर्स पहले की अपेक्षा मेडिकल साइंस ने काफ़ी कम कर दी। पहले फास्टिंग शुगर 130 होती थी, फिर 120 हुई, फिर 110 हुई, अब 100 इन्होंने कर दी, जो कि थोड़ा सा गलत है। और आयोडीन हम पानी से भी पूर्ति कर लेते हैं, आयोडीन हम सब्जियों से भी पूर्ति कर लेती हैं। पहले ये बीमारी बहुत कम होती थी, लेकिन अब क्यों बढ़ गई? जब आयोडीन का नमक भी हम ले रहे हैं तो क्यों बढ़ी? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने एक चीज़ को ली, दूसरी हमारी बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हुई। तो सेंधा नमक जब लोग लेते थे तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कम थी। अभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और आपको कोई बीमारी हो तो वो लिख के देते हैं, प्लीज़ टेक लो साल्ट डाइट। लो साल्ट डाइट माने कि जिसमें नमक की मात्रा कम हो। और जो मार्केट में सेंधा नमक मिल रहा है वो सीधा 20 रुपये की जगह पिसा हुआ 100 रुपये का है। तो हम पहले लोग मोटा नमक लेते थे, उसको पिसवाते भी थे। यदि हम उस नमक को सेवन करते रहे तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनती। सर, आपने कहा था ना कि पानी से भी आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है, तो हमने सर के साथ एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने ये बताया कि पानी को पीने का सही तरीका क्या है। क्योंकि भले आयोडीन की कमी पानी से पूरी हो जाती है, लेकिन पानी को सही तरीके से पीना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी को सही तरीके से नहीं पिएंगे तो वही पानी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां दे सकता है। इसलिए पानी कैसे पीना चाहिए उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें थायराइड के बारे में बताया कि कैसे हम घर बैठे बैठे आयुर्वेद के माध्यम से अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम हेल्थ से जुड़ी बनाए वो आप तक पहुंचे और आप भी इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम।